Good evening to all the students. Today's lecture is on the precedent. And precedent is very, very relevant for the practitioner lawyers. Sometimes it is also relevant or its importance is for the teachers and law students. Because as you know that the application of law either in the form of the legal provisions which are available in legislation made by the competent legislature, or these principles are based on the judgment delivered by the courts. आपको यह विदित है कि विधि का प्रवर्तन समस्या और विवाद के समाधान के लिए दो स्वरूपों में लागू होता है। पहला, सक्षम विधायिका के द्वारा बनाई गई विधियां, तो प्रोविजंस which are available in the enacted law made by competent legislature. दूसरा, the judgment delivered by the competent court which are called the code of record. दूसरा प्रकार है कि सक्षम न्यायालय के द्वारा निर्धारित विधि को लागू करके ही निर्णय न्यायालय देता है। As I have used the word competent code and code of record, इसको भी जानना आपके लिए आवश्यक है कि what are the competent codes for the purpose of precedent for the application of the judge-made law. न्यायालय के द्वारा निर्मित किया गया विधि के लिए सक्षम न्यायालय कौन से हैं? If you will see the Indian legal system which is existing as present, the high courts and supreme courts are basically the code of record. It means the judgment where there is a provision for its publication. ऐसे निर्णय जिनका प्रकाशन होता है केवल उन्हीं के द्वारा दिया गया निर्णय विधि के रूप में अन्य मामलों के निस्तारण के लिए और निर्णय के लिए और विनिश्चय के लिए लागू होता है, उसको कोड ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। लिखा हुआ भी है संविधान में। तो लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट अप टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज नॉट ए कोड ऑफ रिकॉर्ड। वो जो कुछ निर्णय देता है वो लागू नहीं होता है आगे के केस के लिए। बट द जजमेंट, ध्यान दीजिए पहले से ही, द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैव, अब देखिए अगला शब्द जो मैं कह रहा हूं, कॉर्पोरल इफेक्ट ऑफ द जजमेंट। सबऑर्डिनेट न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय कॉर्पोरल इफेक्ट का होता है। कॉर्पोरल क्या है? कॉर्पोरल इन द सेंस ऑफ द जॉन सामंड, क्योंकि लॉ में, जूरिस्प्रूडेंस में जूरिस्ट का ही उद्धरण को हम लागू करते हैं। जॉन सामंड कहता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। जो न्यायालय निर्णय देता है उसके दो प्रकार होते हैं, वन इज कॉर्पोरल, अनदर इज इनकॉर्पोरल। तो मैं क्या बात कर रहा हूं? सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया निर्णय भविष्य के निर्णयों में लागू नहीं होता है, भविष्य के विवादों में लागू नहीं होता अप टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि वो कॉर्पोरल है। कॉर्पोरल मींस द डिस्प्यूट इन बिटवीन ए एंड बी। वो निर्णय ए और बी के लिए ही होता है। सी और डी के बीच में कभी विवाद आएगा, सेम सर्कमस्टांसेस, सेम फैक्ट्स, सेम सिचुएशन, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो निर्णय दिया था वो वहां पर प्रेसिडेंट के रूप में कार्य नहीं करेगा। संभवतः समझ गए होंगे। तो देयरफॉर
The law made by the court or law declared by the court or law created by the court, अलग अलग विचार हैं इसमें, क्योंकि एक ही चैप्टर अगर जूरिस्प्रूडेंस का पढ़ाने लगे तो 1 महीना पढ़ाया जा सकता है. बट इन समरी आई कैन से दैट द कोड ऑफ रिकॉर्ड्स आर द कॉम्पिटेंट कोड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ देयर जजमेंट्स in future in the same situation, facts and circumstances of the case. तो now this is the introduction. अब इंट्रोडक्शन में थोड़ा 2-4 चीजें और बता देता हूं कि प्रेसिडेंट पूर्व निर्णय क्या है, जिसको सब जानते हो. EIR आपने देखा है, SCC आपने देखा है, सुप्रीम कोर्ट के SCR रिपोर्ट्स आपने देखी हैं, पुरानी में कोड ऑफ अपील के किताबें देखी हैं. तो इनमें जो कुछ जजमेंट होते हैं, these judgments are also relevant to decide the cases which are before the court. उनको भी दिखाया जाता है, जैसे कि सेक्शन को दिखाया जाता है विधि का, वो है ये प्रेसिडेंट. Thus, as a introduction of the precedent, we can cite the G.W. Harris, क्योंकि किताबें लिखी हैं इन लोगों ने, इन्हीं को साइट करना पड़ता है. एक चीज आज मेरे दिमाग में ये आ रही थी, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा. बच्चों, जूरिस्प्रूडेंस के उद्देश्य से 15-20 जूरिस्ट के नाम याद रख लीजिए दिमाग में, और उनकी किताबों के नाम याद रख लीजिए. तो जूरिस्प्रूडेंस में वो 15-20 जो जूरिस्ट हैं, बार बार वही बात कहते हैं हर अध्याय में, हर चैप्टर में. तो करना क्या है, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए. आपने चिपमैन की बताई, आपने हैरिस की बताई, आपने बेंजामिन की बनाई, आपने हॉलैंड की लिखी, आपने रेस्कोपाउंड की लिखी, ऑस्टिन की लिखी, सामंड की लिखी, हॉलैंड की लिखी, इन सब बेंथम की लिखी, हॉब्स की लिखी, रोसो की लिखी, इनकी किताबों के नाम भी लिख लीजिए आगे. In this way, the total jurists are the same who has written the books on the jurisprudence. तो वो आपको हमेशा कहीं न कहीं पर काम आएंगे, उनको उद्धृत करने के लिए. बिगर उनका नाम उद्धृत किए हुए आप जो कुछ लिख रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है. Whichever you will write as a aspect of jurisprudence without quoting the name and book and page number of the jurist, the text which has written by any lawyer, any teacher, any student, any person who knows the law, that has no authenticity. तो इंट्रोडक्शन में मैं किसको साइट कर रहा हूं? G.W. हैरिस. ये नाम आपने नहीं सुना होगा. इसने एक किताब लिखी है लीगल फिलोसॉफी के नाम से, और उस किताब का सेकंड एडिशन है 1997 का. उसका पेज नंबर 170 कहता है क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. ये ऐसे साइट करना पड़ता है. इफ यू वांट टू बिकम ए गुड लॉयर, if you want to become a good judicial officer, if you want to become a good teacher, or if you want to work on the law, चाहे लॉ ऑफिसर है, कुछ भी है, तो आपको साइटेशन देने पड़ते हैं. Therefore, I am just quoting the observation for the purpose of the introduction of precedent, which is known as G.W. Harris नाम है उसका, और किताब का नाम है लीगल फिलोसॉफी. सेकेंड एडिशन 1997 एट पेज नंबर 170. क्या कहता है कि प्रेसिडेंट इट इज ए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. पहली बात, प्रेसिडेंट हैव द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. किस चीज की इंफॉर्मेशन होगी यहां पर? इट इज ए जनरल प्रिंसिपल फॉर एप्लीकेशन ऑफ हायर कोड ऑन द लोअर कोड, दैट इज प्रेसिडेंट. कह रहा है कि पूर्व निर्णय वो होता है जो कि किसी हायर कोर्ट के द्वारा नीचे के अधीनस्थ न्यायालय, निम्न न्यायालय नहीं, अधीनस्थ न्यायालयों में उसको लागू करने के लिए जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है, वही इसका परिचय है. ये हैरिस कह रहा है.
The introduction of the precedent is that whichever has said by the higher court or laid down as a principle for its application on the subordinate courts, that is itself called a precedent. नाम ही तो है, इंट्रोडक्शन कहते हैं, अपना नाम बताइए, व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन, इसका नाम है ये, इट इज नॉट ए डेफिनेशन, कह रहा है ये परिचय है इसका। तो इट इज जनरल प्रिंसिपल फॉर एप्लीकेशन has laid down by the higher court for its application. इसका application कहाँ? In the subordinate courts. ऐसे केस आएंगे तो वो उनसे विचलित नहीं होते हैं। If the subordinate court shall not apply the principles laid down by the higher court, this will be called the judicial indiscipline. It is called the judicial indiscipline. तो वो मानना ही मानना है, इनडिसिप्लिन करेंगे तो चार्ज बनता है। सेकेंडली, अप्लाइड इन ए सिमिलर केसेस जस्ट लाइक ए लॉ। तो मैंने कहा कि दो विधायी हैं, एक तो विधायिका ने विधि को बताया तो वो सेक्शन वाइज लागू करना है। दूसरा ये कह रहा है हैरिस कि ये जो निर्णय दिया गया है सक्षम न्यायालयों के द्वारा, वो भी लॉ की तरह लागू होता है। दैट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। इवन इफ अकॉर्डिंग टू द हैरिस, GW हैरिस कह रहा है कि द कोर्ट्स कैन नॉट डिविएट फ्रॉम द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द हायर कोर्ट। उच्च न्यायालय, उच्चतम, जिनको सक्षम न्यायालय कह रहे थे, वह उन न्यायालयों के निर्णय से डिविएट नहीं हो सकते हैं, दूर नहीं जा सकते हैं। इवन इफ ही सेड दैट इवन इफ द कोर्ट व्हिच हैज ऑलरेडी लेड डाउन द प्रिंसिपल, दैट मींस द एपेक्स कोर्ट, वो भी अपने पहले से दिए गए निर्णय से डिविएट नहीं जाएगा। यदि डिविएट माने उससे हटेगा नहीं, यदि हटता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? It is very essential for the higher court to write the reason why that court is being deviated and it is not applying the own judgment which has delivered earlier. उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा? It means philosophically, which has written by GW Harris. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइनल बात आ रही है, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि जो सक्षम न्यायालय है जिसने कि सिद्धांत को प्रतिपादित किया, वो भी सामान्य रूप से अपने पूर्व में दिए गए निर्णय से वैसी परिस्थितियों में आए हुए केस में से लागू करने से बाहर विरचित नहीं, अपने आप को पृथक नहीं कर सकता है, जब तक कि रीजन फॉर डिविएशन, उससे हटने के कारण, और वो कारण क्या होने चाहिए ये भी कहता है। कारण डजंट मीन्स दिस इज नॉट ए प्रॉपर लॉ विच इज गिवन बाय अर्लियर बाय द सेम कोड, ऐसा कारण नहीं है, ये तो आर्बिट्रेरी कारण हो जाएगा, दिखाएगा कि परिस्थिति बदल गई है। जजमेंट डिलीवर्ड इन 1950। सेकेंडली, इट इज ए different from its application in the interest of the country. Thirdly, there is a demand of the society. Fourthly, the matter is related to the international issues. ये कारण बताएगा क्यों अलग हट रहा है वो। तो therefore, according to the GW Harris, the precedent is a relevant information for its application in the subordinate courts in the same facts and circumstances and evidences. 3 लाइन में बताना है आपको, लेकिन GW हैरिस को आप उसकी किताब को, उसके एडिशन को और उसके पेज नंबर को कोट करने का प्रयास करेंगे। इट्स योर ड्यूटी। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब कभी भी जो कुछ आप पढ़ रहे हैं बच्चों, उसके ईयर को कोट करिए, उसके पेज नंबर को भी कोट करिए, उसके नाम को भी कोट करिए।
Therefore, your study as a law student of Chanakya Law College shall be totally different from the other student who are pursuing the LLM from other colleges. बिल्कुल अलग होंगे आप, आपकी पहचान ही अलग होगी। आप इन चीजों को सीखते जाएंगे, उनसे बेटर रहेंगे मार्केट में आप। देन RWM डायस ने भी एक किताब लिखी है, अभी भी उपलब्ध है, 1985 का एडिशन है। उसके शुरुआती इंट्रोडक्शन में पेज नंबर 3 में इस किताब का नाम जूरिस्प्रूडेंस है केवल, उसकी हैरिस की किताब का नाम लीगल फिलोसॉफी था, और ये 85 का एडिशन है जो कोड किया गया है। तो वो कहता है देयर आर इंफॉर्मेशन की, कौन कह रहा है? हैरिस कह रहा है। हैरिस तो बात का लिख रहा है, RWM डाइस पहले लिख रहा है, 1985 का एडिशन अवेलेबल है, ही इज स्टिल वर्किंग। तो ये क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट हैव 3 आइडेंटिटी, उसकी 3 पहचान है। वो क्या क्या है देखिए। पहला है फैक्ट्स ऑफ द केस, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑन फैक्ट्स, उन फैक्ट्स पे कानून का लागू होना, जो तथ्य थे, जो आर्गुमेंट होते हैं एडवोकेट के, जो लॉ दिखाया जाता है, कोड उसको कोड करता है। थर्ड इज राइट वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कहीं गलत कानून तो लागू नहीं कर दिया, फैक्ट्स कुछ और थे, साक्ष्य कुछ और, साक्ष्य उसके समर्थन विपरीत जो भी आए वो आए, तो उन परिस्थितियों में कौन सा लॉ वहां पर लागू होगा, उसका कौन सा क्लॉज लागू होगा, कौन सा जजमेंट कोर्ट ने जो दिया था पूर्व में वो उद्धृत करना है, वो उसमें उद्धृत करने में गलती तो नहीं होगी। यदि गलती होगी तो जूरिस्प्रूडेंस एस्पेक्ट से इट इज कॉल्ड पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम इट इज लैटिन वर्ड पर इंक्यूरियम, हिंदी में मैं उसको बताऊंगा विध की अज्ञानता, विध की जानकारी, समुचित जानकारी का न होना, गलत लॉ लागू करने से इतना सीरियस होता है। देखिए, कोर्ट के जजमेंट को अपने फेवर में करना लॉयर के लिए बहुत मेहनत है। वो ऐसा एग्जाम नहीं है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कि कॉपी के पेज भराओ और नंबर ले लो, चाहे उसमें लिख दो कि गेट छोटा था या बड़ा था, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में जब आएंगे आप, तो इट इज कॉल्ड द पर इंक्यूरियम, लॉ की अज्ञानता हो गई है, एंड सच टाइप ऑफ जजमेंट हैव नो लीगल ऑथोरिटी, अपील में खत्म हो जाएगा। एंड इट डिपेंड्स ऑन द लॉयर। कई बार जजेज कहते हैं, हाईकोर्ट के जजों से भी बात होती है, कहते हैं कि हम उनसे, एडवोकेट से कहते हैं कि अपने केस में कानून लाइए, दोनों पक्षकारों से कहते हैं, तारीख दे देते हैं, दूसरी तारीख में भी कुछ ढूंढ के नहीं लाते हैं, तो हम जजमेंट में लिखते हैं, क्योंकि हम तो किसी कानून को साइड हम नहीं कर सकते हो, तो पार्टी दिखाएगी। हम लिख देते हैं कि लर्नेड एडवोकेट्स हैज नॉट प्रोड्यूस्ड एनी रिलेवेंट लॉ इन दिस केस, और लर्नेड के आगे लिख देते हैं विथ इन ब्रैकेट बाय कर्टसी, क्योंकि लर्नेड तो है ही नहीं, वो तो दिमाग ही नहीं लगा रहा है, बाय कर्टसी लिखना पड़ रहा है उसको। लर्नेड एडवोकेट्स हैज नॉट produced the relevant law in his or her case, therefore hereby dismissed. And once a case shall be loosed by an advocate, his popularity, his image will not be accepted by the client or by the other person, पब्लिक, फिर नहीं उसका कुछ होने वाला है, मेहनत करके ही नहीं गया वो। एंड टू गो इन द कोर्ट इट इज वेरी इजी, बट टू गेट द सक्सेस इट रिक्वायर्स द वर्क, जो आप LLM में भी सीखते हैं कि ऐसा करना है आपको।
तो कह रहा है कि प्रॉपर लॉ इट इज ए ऑब्जर्वेशन ऑफ द RWM डायस, अपनी किताब में लिख रहा है कि इफ any student will not apply any lawyer shall not apply any proper law, then that will not be called the proper precedent laid down by the court, क्योंकि उसमें कानून ही गलत लग गया। अब देखिए इसी संदर्भ में मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं ये केवल प्रेसिडेंट का। देन यू कैन see the Lloyd is also written one book known as, उसकी किताब का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। बहुत मोटी किताब है, तब भी अपनी किताब का नाम इंट्रोडक्शन ही कह रहा है। And Lloyd that these books are available in the market and it is suggestion to your the ऑनर ऑफ द कॉलेज कि वो किताबों को ऐसी कम से कम किताबों का एक रैक जूरिस्प्रूडेंस का बहुत अच्छी किताबों के होने चाहिए। एंड इन द पेज नंबर 4 he says, he tells about the introduction and background of the president। कह रहा है ये तो ब्रिटिश राइटर है, डायस भी ब्रिटिश राइटर है और हैरिस भी ब्रिटिश राइटर है। एंड ही टेल्स, लॉयड टेल्स दैट द प्रेसिडेंट इज ए इंग्लो अमेरिकन कंसेप्ट। इट इज ए इंग्लो अमेरिकन कंसेप्ट। इंग्लैंड का तो इसलिए है, ग्रेट ब्रिटेन का इसलिए है, वहां पर लॉ कोडिफाइड था ही नहीं। न्यायालय जो कह रहे थे, कल भी मैंने बताया कॉमन लॉ प्रिंसिपल आपको, वही प्रेसिडेंट है, आगे के लिए वो उदाहरण बन जाता है। अमेरिकन इसलिए है क्योंकि अमेरिका के संविधान के लागू होने के बाद तुरंत उस संविधान में 1776 में अमेरिका आजाद हो गया था ब्रिटिश हुकूमत से। 4 जुलाई को संविधान लिखने का कार्य प्रारंभ हो गया। 1789 तक काम चलता रहा और छोटा सा संविधान बना। तो एकदम बहुत सारे अमेंडमेंट आ गए 1791 तक। कल भी मैंने बताया था कि वहां के संविधान का संरक्षक तो सुप्रीम कोर्ट था और अभी भी है, तो बहुत सारे निर्णय दे रहा है। तो इसलिए लॉयड कहता है जो निर्णय वो दे रहा है, क्योंकि संविधान बहुत छोटा है, निर्णय जो दिए जा रहे हैं वही कानून बन जा रहा है आगे के लिए। दैट्स व्हाई ही हैज सेड। अब ये 2 लाइन में जब आप इसको लिखेंगे क्या बढ़िया लगेगा कि ये बच्चा कहां पढ़ के आया। कहते हैं जब कहीं से अच्छी कॉपी आती है किसी कॉलेज से, किसी विश्वविद्यालय की, कहते हैं कि कौन पढ़ा रहा होगा वहां उनको, because they have not copied the things from केवल कोड ही नहीं कर रहे हैं। कि हमेशा विवाद तो राइट्स एंड ड्यूटीज पर ही होगा, क्योंकि person says that B has abused me, इंडियन सिचुएशन में उदाहरण समझिए। इसी इट इज ए केस अंडर 504, कोर्ट में जो लोग जाते होंगे गाली करना। तो प्रत्येक व्यक्ति सभ्यता के समाज में गरिमा और सम्मान से रहना चाहता है। बी ने उसका राइट का वायलेशन किया जो नहीं करना चाहिए था, नहीं करने की उसकी ड्यूटी थी। जब राइट्स एंड ड्यूटीज का सामंड और हॉफर्ड की थ्योरी को देखेंगे तो ड्यूटी का वायलेशन कर दिया, चूंकि अब्यूज कर दिया, कोर्ट डिसाइड करेगा।
अकॉर्डिंग टू दी एविडेंस, क्योंकि कोर्ट तो साक्ष्य मांगता है, कोर्ट पर्दे के पीछे निर्णय नहीं देता है. Therefore, in CPC, CRPC, it is a jurisprudence aspect that the judgment shall be delivered in the open court, except some special kind of the problems. Anyway, what I'm talking here, I'm talking about the precedent as cited by Lloyd in his book. Then you have seen Harris, Dias, Lloyd. Again, if you will see Chipman Gray. Chipman Gray also written one book, Nature of the Sources of Law की किताब उसका नाम है. And in the beginning of the precedent, he has cited that duty of every court to respect the earlier judgment. To respect the earlier judgment. Respect कैसे कि वो माथे पर कुछ ऐसा थोड़ी इंडिकेशन देंगे, वो रिस्पेक्ट ऐसी है कि उसको लागू कर लो, उसको उद्धृत करो. In a case. Now come to the point that this concept is the modern concept or it has the roots in ancient system of world legal society, the world legal well organized society. यह पूर्व निर्णय का सिद्धांत जिसको बाद के न्यायालय आधार बना रहे हैं, जो रिपोर्ट के रूप में छपी हुई किताबें हैं, जो किताब जानते होंगे, देखा होगा आप लोगों ने, इस प्रकार की हैं जो लगी हुई हैं, आप लाइब्रेरी में देखते होंगे, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, आप दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये रिपोर्ट्स हैं, इनके अंदर प्रेसिडेंट की बातें हैं. तो उसका इतिहास, वेदर दिस इज ए मॉडर्न हिस्ट्री और देयर वाज द एंसेंट हिस्ट्री ऑल्सो, कि जो पहले किसी ने कहा, इफ यू विल सी द मनुस्मृति, उसमें ये इसने भी कोट किया था, इसने ये बीएनएम ने भी अपने, वो कहते हैं हमारे एलएलएम के लेक्चर थे जिसको किताब के रूप में छापा उन्होंने, कि महाजनो एन गतः सपन था, अर्थात हमारे अग्रज जो कुछ निर्णय दे चुके हैं वो हमारे लिए सही रास्ता है. इट मीन्स इट हैज द रूट्स, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, और वो जड़ें सभ्यता वाले समाज में आधारित होती हैं. एक नाम आपने सुना होगा, बैबोलिनिया में हाबुरावी का शासन था. बैबोलिनिया एक जगह है, वहां के राजा का नाम हाबुरावी, और वो शासन 2000 साल पहले. G.W. कीटन लिख रहा है एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में, उसने सोर्सेज ही लिखे हैं G.W. कीटन ने, स्कूल से नहीं लिखे हैं. मैंने इस सब किताबों का, जो किताबों का उदाहरण दे रहा हूं, अध्ययन कर रखा है. 1949 का एडिशन है, दैट दीज बुक्स आर अवेलेबल विथ मी. कुछ तो उस समय लाइब्रेरी से मैंने ली थी, लेकिन कुछ है. तो वो क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट वेर इन द हाबुराबी किंगडम. क्योंकि वो निर्णय देता था, उसके एडवाइजर हुआ करते थे, और जो निर्णय देता था वो लिपिबद्ध हो जाता था, तो वो बाद में ऐसी समस्या आ गई तो उसका निर्णय पहले वाले निर्णय को देखकर दिया जाता था. और कुछ लोगों का मानना है कि रोमन, आप जानते हैं रोमन कंट्रीज, कोई बता पाएगा मेरे को? चैट में लिखिए जरा, देखता हूं, वेयर आर द रोमन कंट्री, क्योंकि लॉ
बहुधा हम रोमन कंट्रीज का उदाहरण इसमें उद्धृत करते हैं। वेयर इज द रोमन? कई बार ग्रीस की बात आती है। अभी आप नेचुरल लॉ में देखेंगे, वेयर इज द ग्रीस? Now you are lucky enough that the information is in your pocket. तो तुरंत हम उसको ढूंढते हैं, मिल जाता है। These were the countries, Italy and others. These were Roman countries. तो वहां पर रॉयल कोर्ट्स एंड as you know, the principles of law, either in the form of precedent or in otherwise, these principles have the relationship with the civilization of society. सभ्य समाज वही माना जाएगा जहां पर कानून के अनुसार कार्य होगा। Therefore, the point is that in Roman law, most of the law of the Great Britain based on the Roman civilization. But there was no proper record of the judgments given by the king earlier. Therefore, it is not popular for the application of precedent. लेकिन इंग्लैंड में बहुत पुराना इतिहास नहीं है, 14वीं शताब्दी में पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ। किसका? जो केस डिसाइड हो रहे थे। एक पब्लिकेशन था, उसका नाम था बैंकटन, और उसमें 500 केसेस पब्लिश हुए। रिकॉर्ड भी तो चाहिए, बाद में 100 साल पहले या 10 साल पहले कोई जजमेंट आ गया है, रिकॉर्ड भी तो दिखाना है। जिस EIR को और जिस SCC को मैं आपको दिखा रहा था, वो पब्लिश ही नहीं होता था। इंग्लैंड में पहले पब्लिश होने लगे 14वीं शताब्दी में, और ईयर बुक पब्लिश हुई। ईयर बुक जैसे EIR है, उसका नाम ईयर बुक्स था। और पब्लिकेशन ऑफ कोक, एक संग्रहित स्वरूप, एक राइटर है, उसने वहां के न्यायालयों के निर्णयों को, जो वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, या उपनिवेश के लिए प्रिवी काउंसिल थे, या कोड ऑफ अपील्स थे, कोड ऑफ क्रिमिनल अपील्स थे, इनके रिकॉर्ड इकट्ठे कर लिए। तो वो लोगों को पता चलने लगा। जब तक पब्लिश नहीं होगा लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो ये 14वीं शताब्दी में इकट्ठा हुआ, एंड फाइनली इन द 18th सेंचुरी वीकली पब्लिकेशन होने लगा। किसका? ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट का। ये तो 1936 का है प्रारंभ, 20वीं का है। तो 14वीं शताब्दी से प्रारंभ होके कोक की रिपोर्ट 18वीं और 14वीं 15वीं 16वीं में छपी, और फाइनली ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट आज भी निकलती है, जैसे EIR निकलता है। इंग्लैंड का 1936 में पब्लिश होने लगा, और 1956 में काउंसिल ऑफ लॉ रिपोर्टिंग पब्लिश होने लगी। तो यहां से दो आधार इसके बने। वन इज द कॉम्पिटेंट कोर्ट, अनदर इज द पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ दोज कॉम्पिटेंट कोर्ट्स। वो मैंने रिकॉर्ड कहा था आपको, कोड ऑफ रिकॉर्ड। इंडिया में 129 अगर आप देखेंगे, there is a provision under the Constitution, Supreme Court is a code of record, means to publish the judgment of the Supreme Court, so that these judgments will apply in future for the delivering the judgment by the अदर कोर्ट्स। देयरफॉर एक आर्टिकल ही उन्होंने रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, 141, उसमें लिख दिया, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। झगड़े थे उसमें, खैर उसको कितना समय है, क्या है, कैसा है, वो सब परेशानियां होती हैं, क्योंकि ये बड़ा लेंथी स्टडी कराने में
संभव ही नहीं होता है इसको समेटने का। अभी तो आपको अगले लेक्चर में, आज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आज तो बहुत ज्यादा मटेरियल है, यहीं उलझे रह जाएंगे। अगले लेक्चर में रेशियो डिसेंडाई और ऑर्बिटर डिक्टा बताना बहुत जरूरी होगा आपको, क्योंकि वही एक विशेष जिस्ट है। नाउ कम टू द डेफिनेशन। मैं केवल आपको एक एक शब्द बताऊंगा और राइटर का, जूरिस्ट का नाम बताऊंगा। डिटेल आप नोट करके यू विल सर्च आइदर फ्रॉम द वेबसाइट और विल गो थ्रू द गुड बुक्स। गुड बुक्स डजंट मीन से चीप बुक रिटन बाय, जिनके मैं नाम बता रहा हूं उनमें से डायस को पढ़िए, क्या बुरा है। हिंदी में किताबें अवेलेबल हैं जूरिस्प्रूडेंस की इंडिया में। अनिरुद्ध ने भी अच्छी किताब लिखी है, मेरी किताब है, बहुत बड़ी किताब है भारत सरकार की, लीजिए, उसमें सारा सारा कोट कर रखा है, हिंदी में भी बुक्स आर अवेलेबल। एंड इफ यू विल बी द मास्टर of the jurisprudence in the subject jurisprudence, there will not be any difficulty in future to understand the law. इतना jurisprudence आपको सिखा जाएगा। इसका मेन कारण यही है कि इसको समझ कैसे रहे आप। डेफिनेशंस में आपको मैं कुछ चीजों को बताऊंगा। ये आप समझ चुके हैं, सब्सिक्वेंट केसेज के लिए प्रेसिडेंट की आवश्यकता है। प्रेसिडेंट इज इसेंशियल फॉर द एप्लीकेशन इन द सब्सिक्वेंट केसेज। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को कौन कह रहा है? चिपमैन ग्रे कह रहा है। बार बार वही नाम आते हैं, बिकॉज दे हैव रिटन द बुक। एंड इफ यू विल सी द डेफिनेशन गिवन बाय G.W. कीटन, KEETON, एडिशन उसका जो अवेलेबल था मार्केट में, वो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद का नहीं है, 1949 के बाद का जूरिस्प्रूडेंस है। बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है उसमें? अप्रोच में परिवर्तन होता है। कोई नया जूरिस्ट कोई नई बात कह देता है, वो उसकी है, लेकिन ये तो सब पुराने हैं। एट पेज नंबर 96 कहता है कि डेफिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज दैट विच इज इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट। वो जजमेंट के रूप में है, किस लिए? फॉर द इक्वल केसेज, वही तो प्रेसिडेंट है। अदरवाइज इट हैज द कॉर्पोरल ऑथेंटिसिटी। और कॉर्पोरल क्या है बताया मैंने उदाहरण देके। ए ने बी को गाली की तो दो पे ही लागू होगा judgment. This is called corporal. But if it is for the future cases which are equal to the judgment, it is called, according to John Salmond, incorporeal judgment. औरों के लिए रेशियो दे रहा है वो। Then if you will see again the Dias, RWM Dias, 1985 at page number 176, वो भी वही बात करता है, लेकिन एक शब्द नया जोड़ दे रहा है। कितना इंटरेस्टिंग होती है, इनको देखिए। फ्यूचर शब्द वो भी लिख रहा है, केस शब्द वो भी लिख रहा है, लेकिन इट इज ए टूल फॉर कर दिया। पहले ने कहा जजमेंट्स आर फॉर इक्वल केसेज, डायस ने कहा इट इज ए टूल फॉर फ्यूचर केसेज। उसने इक्वल केसेज कहा, इसने फ्यूचर केसेज कहा। ये अंडरस्टैंडिंग होती है जूरिस्प्रूडेंस से। Jurisprudence is a subject how to understand the law. कॉमा लग गया तो अर्थ अलग ही हो जाता है। And if there is a full stop, then totally the meaning of that sentence will be totally different. ये jurisprudence बताता है आपको। कीटन said that ये कोई रटने वाली चीजें नहीं होती है लॉ बच्चों, कभी भी। You are matured enough, ये समझने के लिए होता है, और समझने और याद करने में बहुत अंतर है। जब समझ जाता है व्यक्ति, फिर मेमोराइज के लिए जोर नहीं पड़ता है, वो तो समझ चुका है उसको, उसके टिप्स में रहता है फिर। एंड कंपैरिजन इन बिटवीन द
G.W. Keaton's definition and Dyer's definition is there. One has said that it is the judgment for the equal cases, and another says that it is a tool for future cases. समझ गए? RWM Dyer's कहने के तरीके में अंतर है उनके. And therefore, the point is saying that विशाल ने उत्तर दिया रोमन का, अच्छा किया. तो if the point is that what is the precedent according to both jurists, वो आपको तीसरे पैराग्राफ में एक लाइन में लिखना है. वही रिसर्च भी होती है पीएचडी में कि जो कुछ एग्जिस्ट है उसका कंपैरिजन करिए, उसको अलग से दोनों की तुलना बता दीजिए. Then Jeremy Bentham, you might be heard the name of the Jeremy Bentham. विशाल आपने सुना होगा, औरों ने भी सुना होगा, because he has given the answer. अच्छा लगता है. The Jeremy Bentham was before the Austin. 1832 में तो उसकी डेथ ही हो गई थी. 1848 है, कंफर्म कर लीजिए. तो जर्मी बेंथम said about the precedent, previous judgments have the character of the precedent. जो पहले के निर्णय है उनकी ये चरित्र है, विशेषता है पूर्व निर्णय का. इसको जॉन ऑस्टिन अपनी किताब में कोट कर रहा है कि उसने ऐसे कहा. और जॉन ऑस्टिन की जो प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, मैंने आपको बताया था, जो उसने 1826 में लंदन विश्वविद्यालय में बच्चों को लेक्चर दिए थे, उसके पेज नंबर 645 में ये बात कर रहा है. वो अगर ऐसे बच्चों की क्लासेज करने का प्रयास टीचर करता है तो मुझे नहीं लगता, एक हो दो हो डजंट मैटर, लेकिन दो का ही जीवन बना दें हम, आनंद आता है उसमें. टीचर का कभी मुलाकात नहीं होती है उनसे, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया इन्हें. तो therefore the Jeremy Bentham says that these are the previous judgments for its application in the same cases. थोड़ा अंतर आ गया दोनों से इसमें. जॉन सामंड ऑल्सो, इसका 12th एडिशन अवेलेबल है, उसके पेज नंबर 141 में अगर आप देखेंगे, इट इज ए पोर्शन ऑफ स्टेयर डिसीज, स्टेयर STARE डिसीज, स्टेयर डिसीज, ये इंग्लैंड के संदर्भ में प्रेसिडेंट का रेशियो के रूप में नाम है. इसका हिंदी है विनिश्चयाधार, जबकि रेशियो डिसेंडाई के हिंदी है निर्णयाधार. दोनों में अंतर है. तो व्हाट ही इज सेइंग और व्हाट ही सेड, जॉन सामंड अपनी किताब में लिख रहा है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट, इज इन द फॉर्म ऑफ द स्टेयर डिसीज एंड बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स. कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा उसने डिमार्केशन ही नहीं किया कौन सा पोर्शन बाइंडिंग होगा कौन सा नहीं होगा. यही इनकी आलोचना में आता है. फिर एक दूसरे की आलोचना करते हैं, इसने ये गलती कर दी, इसने ये गलती कर दी, अपनी इनकी गलतियों को कोई और बताता है. और गलतियों में ये लड़ते नहीं है, गलतियों में लिखने के माध्यम से ही एक दूसरे को उत्तर देते हैं. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो देयरफॉर if you will see the definition given by various jurists from Keaton, Dyers, Bentham, Salmond, Lord Macmillan also in a case, लॉर्ड तो इसलिए नाम लगता है, शायद ये नहीं बता पाएंगे आप कि it is a title in the Great Britain.
इंडिया में भी उच्चारण करते थे, जजेज ने मना कर दिया अब लॉर्ड। लॉर्ड मैकमिलन ये टाइटल होती है वहां जजों की। इन ए केस द नेम ऑफ द केस इज बिच वर्सेज ब्राउन का एक केस है 1931 का, कोड ऑफ अपील में छपा हुआ है एक रिपोर्ट में, पेज नंबर 631 कहता है इट शुड बी एडॉप्टेड फॉर गेटिंग द जस्टिस। ये जो निर्णय है न्याय देने के लिए इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पहले का निर्णय आ गया, स्वीकार हो गया वो, तो ऐसा ही निर्णय आएगा तो इसमें कोई विवाद नहीं होगा और न्याय भी होगा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉर्ड मैकमिलन इन ए केस ऑफ बुश वर्सेज ब्राउन 1931। Then Rutledge also written one book, The Case Method in American Schools, यही किताब का नाम है उसका। साधारण सी बात करता है, प्रेसिडेंट इज द लॉ फॉर फ्यूचर, वो इन लोगों ने भी कह रखा है टूल फॉर फ्यूचर, डाइस भी कहता है उस बात को। ये भी एक बात कर रहा है, एक दो शब्दों को छोड़ दे रहा है उसके। तो नाउ you will search out the nature of the precedent, and for that purpose there are 3 and 4 points। डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इन्हीं परिभाषाओं में से नेचर आता है। क्या है? रिस्पेक्ट बाय द पीपुल, क्योंकि मैंने कहा जस्टिस का तो सम्मान होता है, डिटेल आप लिखेंगे, ढूंढेंगे। बाइंडिंग, हैव द बाइंडिंग फोर्स, दूसरा इस प्रकार की इसकी क्वालिटी है। तीसरा है क्रिएटिव आइडियाज ऑफ द कोर्ट्स, क्योंकि लॉ मेड बाय द कोर्ट एक फिलोसॉफी है रियलिस्टिक अप्रोच की। एंड देन सुप्रीमेसी ऑफ द जजमेंट, ये इसका स्वभाव है। 4-5 चीजें। एंड इट इज वेरी easy to write in the examination about the answer of the any complicated issues, क्योंकि अगर समझ चुके हैं कोई कठिनाई नहीं होती है। पढ़ाने में भी टीचर को कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि वो समझ के टेक्स्ट को पढ़ के आया है, और ये चिंता नहीं करनी पड़ती है कि उसको क्या मिल रहा है, बल्कि चिंता ये करनी पड़ती है कि वह जो कुछ कर रहा है वह भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए भी कर रहा है, अपने लिए भी कर रहा है। एंड देयर आर द इलस्ट्रेशन, ऑनररी पढ़ा देते हैं लोग। हम ढूंढते थे जब व्हेन वी वर द यंग, 2 साल तक बिगर पैसे की, बट द लेबर ऑफ द स्टडी बाय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग गिव्स द बेनिफिट टू एनीवन, सबको, किसी को भी दे सकता है, वो अलग ही होता है। देन ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट जो थोड़ा सा 5 मिनट और मैं डिस्कस करूंगा आज, फिर दूसरा ऑपरेटिव पोर्शन बताऊंगा प्रेसिडेंट का। तो नाउ 1-2 चीजें मैं आपको और बताने का प्रयास करता हूं। One word I have used the competent code of record, उस संदर्भ में बता रहा हूं मैं। And with reference to the courts of the Great Britain, क्योंकि कॉमन लॉ प्रिंसिपल ज्यादा प्रेसिडेंट का जो जड़ है मॉडर्न प्रेसिडेंट की, वो एंग्लो अमेरिकन मैंने शब्द कहा था आपसे, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन की ज्यादा गहरी जड़ें हैं रादर देन द अमेरिका। अमेरिका की तो मॉडर्न है, संविधानीवाद में हुआ, वो अंग्रेजों के अधीन था। थोड़ा सा अभी मैंने आपको बताया, बकाया तो आपको पढ़ना है। तो वहां पर क्या था, आई एम यूजिंग द वर्ड क्या था और क्या है। देयर वाज द एपेक्स कोड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बट एट प्रेजेंट आफ्टर 2010, क्योंकि एक्ट 2005 का है,
2009 में एग्जिस्टेंस में आया, तो वहां पर इन प्लेस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट इन ग्रेट ब्रिटेन ऑल्सो. But when the supreme authority of the House of Lords in the Great Britain, there were two issues, दो विवाद थे. With reference to the president, समझ तो गए प्रेसिडेंट, इतना पूरा 1 घंटा प्रेसिडेंट पे ही मैंने बात की, इंट्रोडक्शन और है क्या करके. तो दो विवाद थे. एक विवाद तो ये था कि हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, यू माइट बी नोन अबाउट द हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स. ऊपर का न्यायालय, फिर नीचे का न्यायालय, फिर नीचे का न्यायालय, श्रेणीबद्धता. एंड सेकेंड इश्यू वाज दैट वेदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स is bound to follow own judgment. Meaning is thereby that the judgment delivered by the House of Lords are binding on it. दो विवाद. The first issue which I have said that law means judgment given by the House of Lords, whether applied on all the courts, इस विवाद में ज्यादा झगड़े नहीं थे क्योंकि वो एपेक्स कोर्ट था, तो उसके नीचे के सभी न्यायालयों पर लागू थे. लेकिन वह विवाद एक और आता है. अच्छा, कोर्ट की हायरार्की क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स था 2005 के एक्ट से पहले, और उसके नीचे दो साइड में दो कोड और थे, वो हर किताब में मिल जाएंगे. कोड ऑफ अपील, कोड ऑफ क्रिमिनल अपील. उसके नीचे की कोर्ट थी हाई कोर्ट्स, चांसलरी कोर्ट्स एंड कोड ऑफ प्रोबेट. ये तीन समान थे. नीचे की कोर्ट थी मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड काउंटी कोर्ट्स. ये हायरार्की थी ऊपर की, नीचे. तो अब विवाद ये नहीं था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जजमेंट नीचे के कोर्ट पे लागू होंगे ही होंगे. लेकिन विवाद ज्यादा ये था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कितने जजों ने जजमेंट दिया और उसके बाद कितने बैठे. इसके लिए एक पॉइंट मैं यहां पर क्लियर करता हूं, और जब भी अगला लेक्चर होगा उस पॉइंट को आप दिमाग में रखिए, बिना उसके आप समझ नहीं पाएंगे. एंड दैट इज द पॉइंट इज दैट द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. Second point is the full bench. Third point is the division bench. Fourth point is the single bench. There are 4 categories of benches in the higher courts. अब इंडियन सिचुएशन में मैं आपको बता दूं, with reference to the Supreme Court, there is Article 145 of the Constitution. ये चीज आप यहां अभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात चली रही है, तो 145 says about the rule making power of the Supreme Court for its business. तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल बना रखे हैं कितने जजेज कितने किस प्रकार के केसेज में बैठेंगे, मास्टर ऑफ रोल की कौन होगा, पावर किसको होगी ये बेंच कंस्टिट्यूट करने की. ये इंडिया में भी है. Therefore, the constitution makers were very, very wise persons. They have given categorically the answer of the future problem. अब ये 4 प्रकार की आपने दिमाग में रखी, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हुआ. और बिंदु एक बता देता हूं, इसका सहायक बिंदु. हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सबसे ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, फुल बेंच, डिवीजन बेंच, सिंगल बेंच.
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में यदि कोई विवाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू पर आता है किसी लॉ का, या कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर केस आ जाता है, तो ऑलवेज the court will constitute the constitutional bench having the not less than 5 judges. जितने हैं उतने भी एक साथ बैठ सकते हैं, not less than 5 judges. It is called the constitutional bench. Then second for precedent, for the purpose of precedent, the full bench. And full bench have the 3 judges. FB footnote में लिखना पड़ता है, judgment of the full bench 3 judges. ऑट नंबर में ही जजेज बैठते हैं नॉर्मली, एक्सेप्ट दी डिवीजन बेंच में 2 जजेज बैठते हैं। डिवीजन बेंच में 2 जजेज बैठते हैं। हाई कोर्ट में नॉर्मली सिंगल बेंच ही डिसाइड करती है, लेकिन सीरियस मैटर और कुछ बहुत महत्वपूर्ण मैटर्स डिवीजन बेंच डिसाइड करती है। तो लोग बोल देते हैं इवन इफ द एलएलबी होल्डर और एलएलएम वाले, एलएलएम तो ऐसा ही हो गया, लेकिन जमाना था 1 या 2 पास हुआ करते थे, कई सालों तक पास नहीं होता था व्यक्ति। ये सब कई सालों तक पास नहीं होता था व्यक्ति। ये सब दिमाग में अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस है, तो इतना आसान नहीं था। डिवीजन बेंच को डबल बेंच कह देते हैं। डिवीजन बेंच को डबल बेंच कह देते हैं। एंड द वर्ड ऑफ द बेंचेज and the word of the benches are the subject matter of the precedent. The subject matter of the precedent. तो 2 judges. Then the single is very clear. Then the single is very clear where there is the single judge. And therefore there is a question that the judgment And therefore there is a question that the judgment delivered by the apex court, whether it is binding on the same court, इस पर विवाद है ग्रेट ब्रिटेन में भी। और वो विवाद अब सुनिए, और वो विवाद अब सुनिए। प्रोफेसर गुडाल्ड ने, और इस पे थ्योरीज है, प्रोफेसर गुडाल्ड ने थ्योरी लिखी है कि उन पर लागू होना चाहिए। एंड लॉर्ड डैनिंग कि उन पर लागू होना चाहिए। एंड लॉर्ड डैनिंग ने इस पे अपनी अभिव्यक्ति की है। Lord Denning is a very good writer, and if you will see the latest judgment of the Supreme Court relating to the Naqab, Justice Sudhanshu Dhulia judgment, he has started from the observation of Lord Denning. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब मैं बंद कर रहा हूँ because there is no limit, पता ही नहीं चलता है। Anyway, my point is that I will deliver one more lecture on precedent. I will deliver one more lecture on precedent, operative portion, on its known as operative portion, the ratio and obiter, known as and the ratio and obiter, and application the and binding force of the various application benches and binding force of the various benches of the competent court. इस पे बात। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप गहनता से करें, जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन गहनता से करें किसी चीज को समझने के लिए। आप खड़े हैं कहीं पर, कोई बड़े ही दरवाजा बना रहा है, अगर आप जूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट हैं तो उसको बताना शुरू कर देंगे। आपने कभी न दरवाजा बनाया है न आज तक देखा है, उसको ये बताना शुरू करेंगे कि इसको ऐसे करो क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, थोड़ा सा कंसंट्रेशन देख के पकड़ने लग जाएंगे उसकी गलती। And such kind of capability and capacity comes only on the human being by study of jurisprudence. समझने की बात करता है, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। कल मुझे वो पेडागोजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग पे ही उनको लेक्चर देना है टीचर्स को। वो कहता है बच्चे को समझना बताइए, समझना।
उसकी स्किल्डनेस ही उसकी समझने का तरीका है। उसकी स्किल्डनेस ही उसकी समझने का तरीका बच्चा था, है। उससे हमने एक बात पूछा, एक बच्चा था, उससे हमने एक बात पूछा पढ़ने के दौरान कि आपको आप याद हो जाता है? नाउ पढ़ने के दौरान आपको याद हो जाता है? नाउ siege in second officer category second officer got position the by becoming the PO, उससे अपन good ऊपर बढ़ position गए। by becoming the PO, उससे कहा, ऊपर बढ़ गई हैं। तो उसने कहा याद होने का तो सर, प्रश्न ही नहीं है, याद होने का तो समझना प्रश्न ही पड़ता है। नहीं है, ये तो समझना पड़ता है। Once the student will be in Once the position to student understand, will ये है क्या, be ये in हो क्या रहा position to understand, ये है क्या, ये हो क्या रहा है। है। ये कमीज के बटन लगाते हैं लोग, नीचे को ये देखते ही नहीं एक कमीज के बटन लगाते हैं लेकिन लोग, वो habit नीचे बनी को हुई देखते है। ही नहीं है, और जब लेकिन वो एक हैबिट बार बनी हुई है। नीचे ऊपर नहीं लगता है, जब एक बार तो समझ में नीचे आता ऊपर है नहीं कि लगता भैया है, ये तो उसको जो समझ में इसका आता है proper कि place भैया है, वहाँ पर ये नहीं जा रहा है, समझना जो कहलाता इसका प्रॉपर प्लेस है Without वहां पर नहीं जा रहा है, watching. समझना कहलाता। विदाउट वॉचिंग, शब्द पकड़ना पड़ता है, इसमें ये शब्द है, इसमें एक एक शब्द पकड़ना पड़ता है, इसमें ये शब्द है, इसमें ये शब्द है, इसमें ये अंतर है, इसमें ये अंतर है। दिस इज कॉल्ड द रिनोवेटिव आइडिया बस फिर ऑफ द स्टूडेंट। फिर तो उसका बस नाम फिर हम क्या दिमाग में बात है, शब्द दिमाग में फिर तो बैठे उसका हुए नाम हम दिमाग में है, हैं। शब्द दिमाग में बैठे हुए हैं। 10 मिनट पढ़ के There क्लास is no बढ़िया need. सा ले लेता है टीचर, 10 मिनट पढ़ के क्लास बढ़िया सा ले लेता है वो टीचर। समझा हुआ है, उसकी व्हाट्स द merit रीजन? नया टीचर भी वो समझना ही समझा merit हुआ है, उसकी बनाती मेरिट अच्छी होती Anyway, है, और समझना ही मेरिट बनाती है। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग ऑन दिस एस्पेक्ट, लेकिन फिर भी मोटिवेशन इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ That's why टीचिंग thank आल्सो। you to all. That's why thank you to all. Thank you so much, sir.